नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। लोकसभा चुनाव के सियासी घमासान के बीच ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक बयान ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संपत्ति सर्वे पर दिए गए बयान पर बवाल थमा भी नहीं था कि सैम पित्रोदा के बयान ने सियासत में भूचाल ला दिया है। दरअसल सैम पित्रोदा ने यह वकालत की है कि अमेरिका की तरह भारत में भी विरासत टैक्स लागू होना चाहिए। हालांकि सैम पित्रोदा के इस बयान पर हल्ला होते ही कांग्रेस ने इस बयान से पल्ला झाड़ दिया है, लेकिन बीजेपी सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस की नीयत पर जमकर हल्ला बोल रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सैम पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई। इससे पहले 1984 दंगों पर सैम पित्रोदा के हुआ तो हुआ बयान ने कांग्रेस की जमकर फजीहत करवाई थी, जबकि पुलवामा हमले को लेकर भी उनके बयान पर जमकर बवाल हुआ था। और अब एक बार फिर विरासत टैक्स पर पित्रोदा के ज्ञान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि नेताओं के ऐसे बयान क्या लोगों के बीच डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन सबसे पहले सैम पित्रोदा का वो बयान आपको सुनाते हैं जिसके बाद देश की सियासत में भूचाल आ चुका है। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने
ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। चलिए अमेरिका की विरासत का टैक्स का गणित भी आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका के 6 राज्यों में विरासत टैक्स वाली व्यवस्था लागू है। 6 राज्य ऐसे हैं अमेरिका के, हालांकि उनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस कानून को खत्म करने की बात भी कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में 1% से लेकर 16% तक विरासत टैक्स लागू है। संपत्ति पाने वाले व्यक्ति को करना पड़ता है विरासत टैक्स का भुगतान, ये व्यवस्था है। हालांकि राज्यों में अलग अलग कानून है इसको लेकर। अमेरिका में ये टैक्स, विरासत टैक्स वाली ये व्यवस्था अमेरिका के 6 राज्यों में लागू है, जिसके पक्षधर सैम पित्रोदा हैं। अलग अलग राज्यों में 1% से लेकर 16% तक विरासत टैक्स लागू है। संपत्ति पाने वाले व्यक्ति को भुगतान करना पड़ता है विरासत टैक्स का। अमेरिका में ये टैक्स विरासत में मिली संपत्ति पर लगाया जाता है। हालांकि 6 राज्यों में व्यवस्था है, जिनमें से कुछ राज्य इसे खत्म करने की स्थिति में है। विरासत टैक्स वाली ये व्यवस्था अमेरिका के 6 राज्यों में जो लागू है, अलग अलग राज्यों में 1% से लेकर 16% तक विरासत टैक्स वसूल किया जाता है। लेकिन सैम पित्रोदा की तरफ से जो बयान है उसके बाद अब देश की सियासत में भूचाल आ चुका है, राजनीतिक भूचाल आ चुका है। बीजेपी की तरफ से जोरदार निशाना साधा जा रहा है कि कांग्रेस की मंशा जो है वो अब सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विरासत टैक्स वाली व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पर जोरदार तरीके से निशाना साधा है। हालांकि सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद कांग्रेस ने पल्ला झाड़ दिया है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, ये कहते हुए कांग्रेस ने इस बयान से किनारा जरूर कर लिया है, लेकिन बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। प्रशांत उमराव साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। मनोज बिश्वा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा। बहुत स्वागत है आप सभी का। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता आपसे कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। शुरुआत मैं प्रदीप सिंह जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। पित्रोदा साहब ने कांग्रेस के नाम पर सुपारी ले ली क्या? ये पित्रोदा जी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और विदेश में दिया गया बयान है। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई किसी तरह का लेना देना नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बयान आप चला रहे, उन्होंने बताया कि पित्रोदा जी संरक्षक हैं श्री राहुल गांधी जी के, श्री सोनिया गांधी जी के, उनके राजनीतिक सलाहकार हैं। और वो जो कहते हैं वो आदरणीय राहुल जी करते हैं, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी। ये बात अगर इतना ही सच है और ये इसी को ऐसा ही मानते हैं तो इनके राजनीतिक सलाहकार क्या इनके आदरणीय इनके वरिष्ठ लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात भी ये मानते होंगे? तो जिन्ना की मदार पर चद्दर चढ़ाने को वो सही मानते होंगे? ये सावरकर जी के वैचारिक वारिस हैं। तो सावरकर जी मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। क्या उनके उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब बात कर रहे होते हैं तो 20 करोड़ रोजगार पर बात नहीं करते, जिनमें 1.5 करोड़ लोगों से उन्होंने रोजगार छीन लिया। किसानों के समर्थन मूल्य पर बात नहीं करते, उनकी आय उन्होंने 27 रुपए प्रतिदिन कर दिए, 74,000 रुपए कब्जा कर दिया। महिला सुरक्षा पर बात नहीं करते। तो उत्तर प्रदेश में जब हम बहस कर रहे होते हैं तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह जी के साथ खड़ी होती है, कुलदीप सेंगर के साथ खड़ी होती है, चिन्मयानंद के साथ खड़ी होती है। नहीं ठीक है प्रदीप सिंह जी, आपने कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आपको लग रहा है कि इतनी आसानी से पीछा छूट जाएगा? पित्रोदा साहब कांग्रेस के नेता हैं या नहीं है? जी आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या नहीं?
सर ये तो जवाब नहीं हुआ ना, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। जिन्ना की मजार पर प्रदीप सिंह जी, चद्दर ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। जिन्ना की मजार पर चद्दर ये तो कोई चढ़ाने तर्क नहीं हुआ ना पर सर। देश के प्रदीप सिंह जी, प्रधानमंत्री करते हैं, आप ये कहकर पल्ला झाड़ सकते हैं क्या? जिन्ना की मजार पर चद्दर चढ़ाने अरे का प्रदीप सिंह जी, समर्थन सुन तो लीजिए सर। पार्टी के नेता, प्रवक्ता और देश के प्रधानमंत्री करते हैं या नहीं करते? सर मौका तो आपकी पार्टी के नेता दे रहे हैं, इसीलिए तो मैंने पहला सवाल किया कि सैम पित्रोदा जैसे नेताओं ने कांग्रेस के नाम पर सुपारी ले ली क्या? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिएगा। सर कोई नोटिस वगैरह जारी हुआ या होना चाहिए? कोई एक्शन होगा सैम पित्रोदा पर कि इस तरह की बयानबाजी का गलत असर पड़ेगा पार्टी पर? आदरणीय आडवाणी जी पर कोई नोटिस जारी हुआ क्या? वो गड्ढे में जाएंगे तो आप भी गड्ढे में जाइएगा। प्रदीप जी, अगर सामने वाला गड्ढे में जा रहा है तो आपने भी तय कर लिया कि हम भी बगैर गड्ढे में गिरे मानने वाले नहीं हैं। व्यक्तिगत बयान से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, हम प्रवक्ता की हैसियत से कह रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है। आपको लगता है कि बयान ठीक है? प्रदीप सिंह जी, आप विरासत में मिली आधी संपत्ति देने को तैयार हैं? माखन, हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं 20 करोड़ रोजगार देने की बात देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, 1.5 करोड़ रोजगार छीन दिया। हम ये बार बार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री, देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर बयान उल्टे सीधे इनके नेता अमित शाह जी दे रहे हैं। अमित शाह जी का आप निश्चित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन का बयान चलाइए और बताइए कि प्रदीप सिंह जी, ये हालत हो जाती है, स्वाभाविक है कि बयानबाजी तो नेता करके निकल जाते हैं, लेकिन जवाब देना मुश्किल हो जाता है प्रवक्ताओं के लिए। गले की फांस बनकर रह जाता है कि जवाब दिया तो क्या दिया जाए। आप ये कहने की स्थिति में नहीं है कि भाई उनका व्यक्तिगत बयान है तो पार्टी उनसे जवाब मांगेगी, कोई नोटिस जारी करेगी। अरे सर, शोकॉज नोटिस तो दे ही सकते हैं ना। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जो बयान दे रहे हैं, इस पर शोकॉज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री के बयान को जिस तरीके से आप कुप्रचार कर रहे हैं उनका, हम तो ये कहते हैं सर मौका तो आपकी पार्टी के नेता देते हैं, आप ठीकरा मीडिया पर फोड़ते हैं। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना सर। मनमोहन सिंह जी का बयान भी है, कहिए तो प्रदीप सिंह जी, उसको भी सुनवा सकता हूं मैं आपको कि क्या कुछ कहा था। ये देश से छुपा नहीं है। सुन लीजिए, एक बात नंबर 1, मैंने मीडिया पर ठीकरा नहीं पड़ा, नंबर 1। नंबर 2, मैंने देश के प्रधानमंत्री और श्री अमित शाह जी से यह सवाल किया है। नहीं और सर, आपने कहा, अब पित्रोदा साहब भी कह रहे हैं कि मीडिया ने हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। 1984 दंगों को लेकर बोलते हैं कि हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ। आप जवाब तो मेरा आने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आप एक प्रतिष्ठित चैनल हैं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी का वो बयान चलाइए और पूछिए देश से कि अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। अब पूरा बयान चलाइए मनमोहन सिंह जी का। सर पूरा बयान हम चला चुके हैं, 2 दिन से इस पर बहस जारी है और उसी को मुद्दा भी बनाया जा रहा है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, जिनमें मुस्लिमों का पहला अधिकार है। नहीं तो फिर आप अधूरी मैं फिर आपको मैं आपको वो वीडियो क्लिप भेज दूंगा। चलिए वादा प्रदीप सिंह जी, वादा। लेकिन मैं ये तो समझ रहा हूं कि इस वक्त मुश्किल का दौर है, क्योंकि जवाब देना आसान नहीं। प्रदीप सिंह जी आऊंगा, क्योंकि ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि 1984 को लेकर पित्रोदा साहब कह देते हैं हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ। आप झूठ नहीं फैला सकते, आप झूठ नहीं फैला सकते। आप देश के पूर्व प्रधानमंत्री का बयान चलाइए। चले बिल्कुल, मैं आपको बयान भी सुनाऊंगा। भारत गौड़ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। भारत गौड़ साहब, बहुत स्वागत है आपका भी। क्या कहेंगे, अंकल सैम के इस दिव्य ज्ञान को आधी संपत्ति देने को तैयार है विरासत की? देखिए, कांग्रेस और इंडी अलायंस का क्या हो गया है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जो आज ही अमेरिका से तुलना कर रहे हैं कि वहां ऐसा होता है, वो विकसित राष्ट्र है, वहां जनसंख्या कंट्रोल्ड है। और हमारा जो संविधान है, आपको ध्यान होगा 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी संसद पहली बार गए इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर, तो उन्होंने दंडवत वहां प्रणाम किया। और हमारा देश जो है संविधान से चलेगा। अगर संविधान के अलग से कांग्रेस या उसके सैम पित्रोदा जी या कोई चलाने की कोशिश करेंगे तो ये सीधा सीधा भारत रत्न परम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, संविधान बाबा साहब ने बनाया। देखिए, संविधान में अमेंडमेंट तो हो सकते हैं, लेकिन संविधान की मूल भावना, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को कोई ना
तोड़ा जा सकता है ना चेंज किया जा सकता नहीं, गौर साहब, प्रदीप इसलिए सिंह जी और उनकी संविधान पार्टी ये कह permission रही ही नहीं देता है है। कि बीजेपी की आदत पड़ चुकी है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। उनके कहने का मतलब कुछ और था, अर्थ का अनर्थ निकाल रही है बीजेपी। ये प्रदीप सिंह जी और उनकी पार्टी कह रही है। 2014 में मोदी जी को बोला मौत का सौदागर, 2019 में उनकी जाति पे प्रश्न चिन्ह उठाया, उन्हें बोला नीच। अब ये दोबारा से यही अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि अपनी गलतियां मानते नहीं है। कांग्रेस जिस प्रकार का षड्यंत्र करती है, और ये क्यों करना चाहते हैं? हम कह रहे हैं बजट ये अगर लाए हैं, अपना मैनिफेस्टो लाए हैं, तो 140 करोड़ जनता के लिए लाए ना, 20 करोड़ के लिए क्यों कर रहे हैं? और ये किससे छीनेंगे? नेशनल हेराल्ड में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी बेल पर हैं। उस संपत्ति को खुद अपने नाम कराने की जगह ये देते ना, देश में किन लोगों को बांटना चाहते थे? आज भी अगर सोनिया जी, राहुल जी, यहाँ बहुत सारे लोग झुग्गियों में रहते हैं, बहुत सारे लोग निम्न और गरीब वर्ग के लोग हैं, इन्होंने क्यों लुटियंस में कोठी ले रखी है? अगर इन्होंने आदर्श प्रस्तुत करना है तो ये जाए ना, उन लोगों के बीच में रहे। नहीं सर, सवाल इस बात को लेकर भी है कि इस तरह के बयान क्या लोगों के बीच में डर का माहौल पैदा नहीं करते हैं? मनोज मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपको लग रहा है कि अर्थ का अनर्थ निकालने की कोशिश की जा रही है, या वाकई में कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस की नैया को डुबोने का उन्होंने ठेका ले रखा है? चुनाव के वक्त ही ऐसी वाणी का इस्तेमाल करते हैं जो कांग्रेस के लिए मुसीबत बन जाता है। नहीं, मैं बिल्कुल आपके सवाल से इत्तेफाक रखते हुए उसी से जोड़ना चाहूंगा। दरअसल बयानों के टाइमिंग का बड़ा मायने रखता है। सैम पित्रोदा जी गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, अमेरिका और शिकागो में शिक्षा लेकर के, और अमेरिका की तुलना भारत पर करते हैं, पैतृक संपत्ति पे 55% टैक्स की बात करते हैं। ये वही बयान हुआ जैसे मणिशंकर अय्यर के बयान से एक बार कांग्रेस को पता होगा, हमारे मित्र इस बात को जानते हैं, कभी कभी बयान और उसकी टाइमिंग बड़ा नुकसान हो जाता है। अब इसका जवाब और इस पर चर्चा और इसका धरातल पे क्या लेना लादना है, ये तो बात की बात है। लेकिन जब आपकी विपक्षी या प्रतिपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, जहां पे अमित शाह और मोदी जैसा नेतृत्व हो, दूसरी एक बात और भी कहेंगे, अगर सैम पित्रोदा को मानने वाले इतने ही लोग हैं तो उनके बहुत सारे बयान, उन्होंने पुलवामा में बयान दिया था, उन्होंने बहुत सारे बयान ऐसे दिए हैं, मैं बात करूं तो। लेकिन कांग्रेस को चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के सलाहकार रहे और एक लंबे समय से कांग्रेस की नीतियों से, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, नीतियों की सलाह में यूपीए गठबंधन की सरकार में बैक पे वो जुड़े रहे, इस बात को प्रदीप भाई बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आज आप उनके बयान से अपने आप को अलग करिए, चूंकि ठीक बात है, जब बयानों का तो हमने और आपने दोनों ने ये देखा है कि जब बयानों से लाभ होता है तो उस पार्टी प्रवक्ता सरकार उसको अपने आप से जोड़ती है, नुकसान होता तो तुरंत अलग कर लेते हैं। लेकिन इस बयान को अगर मैं चुनावी मुद्दे, चुनावी जुमले या उसको लो करके, क्योंकि चुनावी बयान चालू हो गए हैं, दूसरे चरण के मतदान 26 तारीख को होने हैं, और हमने आपने देखा है मित्र कि पूरे देश में नहीं, खासकर उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के बाद बयानबाजी का जो स्तर वो अभी अंतिम चरण से पहले बहुत गिरता दिख रहा दोनों तरफ से, चाहे वो अखिलेश यादव की बात कर ले, मैं बाकी सत्ता पक्ष की बात कर लूं, या अन्य विपक्षी इंडिया गठबंधन। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने किनारा किया, जयराम रमेश साहब का ट्वीट भी हमने देखा कि जिस तरह से किनारा कर रहे हैं, कि कह रहे हैं भाई ये व्यक्तिगत बयान है पार्टी का, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात है, लेकिन ये लोकतंत्र की आजादी है, लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है, और पित्रोदा साहब कह रहे हैं कि इस पर बहस तो कम से कम होनी चाहिए। आपको लगता है कि बहस में कोई दिक्कत है? होनी चाहिए बहस? देखिए, दरअसल हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जब जहां जातिगत गणना की बात चल रही हो, जहां रिजर्वेशन की बात चल रही हो, जहां नौकरियों की और बाकी चीजों की बात चल रही है, सैम पित्रोदा के बयान की टाइमिंग कांग्रेस को वाकई में कटघरे में खड़ा करती। बाकी ये जवाब लेते रहेंगे, लेकिन समय बड़ा गलत है। आप उस समय ये बात कर रहे हैं जब मंचों पर जाकर छोटी छोटी बातों पे राहुल गांधी को, प्रियंका को, या मनमोहन सिंह को, या प्रदीप भाई को जवाब देना पड़ रहा, और ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, वहां पर वार प्रत्यावार दोनों तरफ चल रहा है। तो सैम पित्रोदा के इस समय की ये जो बयान उनका आया है, कहीं ना कहीं ये नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएगा। और राष्ट्रीय पल्ला झाड़ना इस बात का सीधा इशारा है ना कि कांग्रेस को एहसास हो गया कि इस पर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और एक प्रवक्ता के तौर पर, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं प्रदीप सिंह जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं ना कि भाई एक प्रवक्ता के सामने बड़ी मुश्किल हो जाती है कि अपने बड़े नेता का बचाव भी करना है और किस तरह से सफाई देनी है। प्रदीप सिंह जी, ये संकट की घड़ी है ना कांग्रेस के लिए कि राहुल गांधी के बयान पर सफाई दी जाए या फिर अब अंकल सैम के बयानों पर सफाई दी जाए।
इसमें सफाई का समय नहीं है। इस समय निश्चित तौर पर 20 करोड़ उन युवाओं के भविष्य को निर्धारित करने का समय है। उनसे 1.5 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए गए। समय इस बात का है कि सवाल ये किया जाए कि कांग्रेस पार्टी ने 60 सालों में सिलेंडर के दाम 400 रुपए किए और आपने 10 सालों में 1000 रुपए कर दिए। तो समय इस बात का है कि देश सवाल कर रहा है कि 60 सालों में कांग्रेस पार्टी ने 42 रुपए पेट्रोल के दाम किए, आपने 100 रुपए कर दिए। समय इस बात का है कि आज की डेट में आपने किसानों की आय दुगनी करते करते सर सवाल तो यही ना कि इन पर बात ही नहीं हो रही है। बात किस पर हो रही है कि संपत्ति का सर्वे होगा। कोई कह रहा है कि भाई अब तो ये संपत्ति बांट दी जाएगी, अमीरों से संपत्ति जब्त की जाएगी और उसका वितरण कर दिया जाएगा। अब इस तरह की राजनीति हो रही है, विकास के मुद्दों पर तो बात ही नहीं हो रही ना सर। अब नहीं, इसलिए नहीं हो रही है कि पहले चरण के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि बंद होने वाला। तो पित्रोदा साहब बीजेपी से मिल गए क्या, इसका मतलब कोई सेटिंग हो गई क्या बीजेपी के साथ? जवाब तो आ जाने दीजिए महोदय। मैं कह रहा हूं कि पिछले 10 वर्षों का हिसाब देने के बजाय अनर्गल बातों में भारतीय जनता पार्टी के नेता देश को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश भटका हुआ है इन्हीं सवालों पर, बेरोजगारी के सवाल पर, महिला सुरक्षा पर, कानून व्यवस्था पर, बढ़ती महंगाई पर, किसानों की आय दुगनी करने पर। इस पर देश घटा हुआ। हमारे सवाल इसी पर रहेंगे। प्रधानमंत्री जी को अब इसी सवाल पर खड़े रखेंगे और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए उनको बाध्य करेंगे। अच्छा, दिल पर हाथ रखकर प्रदीप जी बताइएगा, अगर इस तरह का बयान किसी बीजेपी नेता ने या दूसरे दल के नेता ने दिया होता तो इतनी ही सफाई से आप कह जाते हैं कि भाई ये तो व्यक्तिगत बयान है, या आप उस पर सवाल नहीं खड़े करते कि भाई ये तो हमारी विरासत को लूटने के प्रयास में है? निश्चित तौर पर हमने क्या आदरणीय आडवाणी जी के जिन्ना की मजार पर चंदा चढ़ाने की बात तो नतीजा भुगता ना, नतीजा भुगता उन्होंने। नहीं, लेकिन हमने चुनाव में मुद्दा नहीं बनाया। हमने सावरकर जी मूर्ति पूजा के विरोधी है, तो हमने मुद्दा बनाया क्या? नहीं बनाया। हमने हनुमान जी की जाति पूछने वाले नेताओं को मुद्दा बनाया क्या? नहीं बनाया। हमने माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताने वाले नेताओं को मुद्दा बनाया? नहीं बनाया। हमने प्रभु श्री राम को राजा दशरथ की अवैध संतान बताने वालों को मुद्दा बनाया? नहीं बनाया। नहीं, गौड़ साहब और उनकी पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस के नेताओं के बयान ऐसे हैं कि अगर वो मुद्दा बनाएंगे तो उल्टा उसमें फंस जाते हैं। कांग्रेस जो चक्रव्यूह बनाती है उसमें खुद ही फंस कर रह जाती है। वालों हनुमान जी की जाति पूछने पर मुद्दा बनाया जा सकता है। माता सीता जी को टेस्ट ट्यूब बताने वालों पर मुद्दा बनाया जाता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो निश्चित तरीके से कह रही है कि हमारा मुद्दा देश के बेरोजगार नौजवानों को जो ठगा गया, ये हमारा मुद्दा है। किसानों को ठगा गए, हमारा मुद्दा है। ठीक है भारत गौर साहब, उनका आरोप यही है कि भाई पहली बात तो पित्रोदा साहब का बयान उनका निजी बयान है, व्यक्तिगत बयान है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर किसी नेता के बयान से पार्टी के सामने इस तरह की मुश्किल परिस्थिति पैदा होती है तो क्या किसी तरह का जवाब तलब नहीं होता नेताओं को, या बड़े नेताओं को छूट होती है कि आप कुछ भी बोल दीजिए, आपको 100 खून माफ? ना, आप ये देखिए कि जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का लुटिया जोश में एक बड़ी कोठी है जो आपको देश को दिया जाना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी को जो सवाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बताना है कि देश में कहां पर सोनिया गांधी जी की कोठी है। ठीक है भारत गौर साहब जवाब दीजिए। लुटियंस जोन में, लुटियंस क्षेत्र में क्या सोनिया गांधी जी नहीं रह रही हैं? आप देश का संसाधन, आप एक बात सुनिए ना। अरे पढ़े लिखे हैं, जवाब सुन लीजिए। गरीबों के लिए 4 करोड़ मकान 10 वर्षों में बनाए गए हैं। आप सुन लीजिए। वायनाड से राहुल जी हार रहे हैं, इसलिए सैम पित्रोदा इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं कि एक विशेष वर्ग का वोट उन्हें मिले। दूसरी चीज, आप 100% ये जान लीजिए कि आज कांग्रेस के शहजादे वो दूसरी सीट से जरूर लड़ेंगे। 17 सीट कांग्रेस की उत्तर प्रदेश से ये कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर पाए। ये सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, 17 सीटों के कैंडिडेट नहीं है इनके पास उत्तर प्रदेश में। अभी राहुल गांधी जी यहाँ के चुनाव के बाद 26 के बाद दूसरी जगह से लड़ेंगे क्योंकि उन्हें खतरा सता रहा है वायनाड से हारने का। इनका जो घोषणा पत्र है, ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान या बांग्लादेश में चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए मुद्दे पर ही देखिए गौर साहब, आपसे भी निवेदन है और प्रदीप सिंह जी से भी निवेदन इसी बात को लेकर है कि हम इसी मुद्दे पर रहते हैं कि क्या वाकई में ये विषय चर्चा के योग्य है, क्या इस पर बहस की जा सकती है, वो भी उन परिस्थिति में। मैं प्रदीप सिंह जी
ठीक प्रदीप सिंह नहीं जी, उन्हें भी अपनी बात रख लेने 2014 से दीजिए, पहले जीरो उन्हें भी अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। आज 75 आप झूठ बोलते हैं। आप बताइए आज 7,500 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और उसमें 50% महिलाओं के नारी शक्ति के हैं। देखिए, ये तरीका तो अब आम जनता भी समझने लगी है कि जब नेताओं के पास जवाब नहीं होता है तो इधर उधर की बातें कर आम जनता को बहकाने की कोशिश की जाती है। इसका मकसद तो सिर्फ यही हुआ। मनोज मिश्रा जी, प्रश्न तो इसी बात को लेकर है ना कि क्या एक ऐसा विषय जिसको लेकर अगर बहस की बात कही जा रही है, इस पर बहस करनी चाहिए, और जब भी उस परिस्थिति में कि जिस देश का जिक्र। प्रदीप सिंह जी, टाइम अप हो गया सर। गौर साहब, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, अगर समय रहेगा तो आऊंगा। मैं एक फाइनल रिएक्शन मनोज मिश्रा जी आपसे लेना चाह रहा हूं। अमेरिका जैसा देश जहां पर पूरे अमेरिका में ये कानून लागू नहीं है, 6 राज्यों में लागू है, जिनमें से कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो इस कानून को खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्या हम इस कानून को खत्म करने जा रहे हैं? ऐसे में अंकल सैम का ये दिव्य ज्ञान आपको नहीं लग रहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा करने वाला है? और यही वजह है कि प्रदीप सिंह जी को जवाब देते नहीं बन रहा। अगर ये दोनों प्रवक्ता बात को सुनेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है भारत गौर साहब, आपकी बात हो गई। मनोज मिश्रा जी, देखिए बड़ी सीधी सी बात बताऊं, चुनावी घोषणा मतलब बयानों की बात तो छोड़िए, जब संकल्प पत्र और चुनावी घोषणा पत्र धरातल पे नहीं उतरते, खुद पार्टियां उनको 5 साल बाद भूल जाती हैं, तो हम इन बयानों की क्या बात करें। लेकिन मैंने इसीलिए कहा था कि बयान और बयान की टाइमिंग से फायदे और नुकसान हमेशा पार्टियों को और उन नेताओं को होते भी रहे हैं और उसका लाभ पार्टियां लेती रही। जब देश में चुनाव गर्मी के साथ साथ चुनावी गर्मी चरम पे है और बयान की गर्मी हम आप लगातार देख रहे हैं। आप देखिए कि सैम पित्रोदा की इस बयान को लेकर के आज देश के 2 प्रमुख नेता, मैं बात करता हूं प्रदीप भाई, चूंकि हम लोग चैनलों बैठते हैं और प्रदीप भाई बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जब उसको इस बात को ले रहे हैं, इसका मतलब की बात तो कितनी दूर तक जाएगी। रही बात जहां तक अडवाणी की, जिन्ना की, मणिशंकर अय्यर की, बाकी अन्य नेताओं को लेकर के बयान की बात है, तो किस बात को, किस बयान को किस वे में और कहां तक पहुंचाया जा सकता है और उसके चुनावी फायदे और नुकसान कितने होंगे, वो सबसे बड़ा विषय है संदेश जाने का और समय का। इस समय जो बयान सैम पित्रोदा ने दिया है, चूंकि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं भाई, मैं वही आपसे कह रहा हूं, तो इसलिए उनका बयान व्यक्तिगत होगा, उनकी सफाई आए तो शायद उस पर कुछ बात बन सके प्रदीप भाई, लेकिन आप लोगों की बातों से बातें ज्यादा ऊंची और ज्यादा तरीके से निचले स्तर तक ये पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, और मैं इसको व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि ये बातें जमीन पर कहीं कुछ नहीं होंगी, लेकिन चुनावी नुकसान आपको पहुंचा के चली जाएगी। बिल्कुल, तो फिर जनता कम से कम ये मानकर चले कि चुनावी बेला में नेताओं की तरह से कुछ ऐसे बयान प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर वो सूट करता है तो पार्टी कहती है हाँ जी भाई ये तो हमारे नेता की तरफ से बयान आया, और जब वो उल्टा पड़ जाते हैं तो कहते हैं व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, और मुश्किल में बेचारे फंस जाते हैं पार्टियों के प्रवक्ता, जिन्हें जवाब देना तक मुश्किल हो जाता है। समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सैम पित्रोदा जिनके बयान को लेकर बवाल छिड़ चुका है, हालांकि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी चाहे पुलवामा अटैक हो उसको लेकर विवादित टिप्पणी पर जमकर फजीयत कांग्रेस पार्टी को झेलने पड़े थे, और उसके साथ ही कई मौके पर मंदिरों को लेकर बयान दिया गया, और 1984 दंगों को लेकर यह कहा गया कि हुआ तो हुआ, जिस पर भी जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ था। और एक बार फिर चुनावी बेला में सैम पित्रोदा के इस बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी, और कांग्रेस ने भले ही बयान से किनारा कर लिया, लेकिन बयान से पीछा छुड़ाना कांग्रेस के लिए फिलहाल मुश्किल है। इसी के साथ बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन MH1 न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।